नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 22 अक्टूबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स कराया जाता है, यह न सिर्फ आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आरओ के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दरअसल ये करंट अफेयर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है। यकीन मानिएगा, आप कुछ दिन इसको करके देखिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपकी पढ़ाई में कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी जो होती है आपकी पढ़ाई की स्टडी की, वो इनहांस होती है, वो बढ़ती है। बस यकीन करके 10, 12, 15 दिन आप इस वीडियो को मेरे देखिए, फिर आपको खुद लग जाएगा कि क्या कुछ आपके भीतर जो है सुधार हो पाया है। राइट? तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर एक व्यक्ति एक दो लोगों भी शेयर करेगा तो काफी ज्यादा लोगों तक ये वीडियो हमारा पहुंच जाएगा। तो प्लीज आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा जरूर मानिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक सूचना जो कि मैं लगातार दे रहा हूं आप लोग को, और वो सूचना दरअसल आरओ से संबंधित है। अर्थात यदि आपका लक्ष्य जो है आरओ यानी कि यूपी से समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा पर है, तो आपके लिए दरअसल डिकोड एग्जाम की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से बेसिकली आपको 7000 प्रश्नों का क्या किया जाएगा, डिटेल्स में जो है आपको इसको प्रश्न दिए जाएंगे। उसके माध्यम से आपको जो है पूरा इसका रिवीजन किया जाएगा, पूरे जो है आपके सिलेबस का, यानी कि 7000 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। तो ये अपने आप में बड़ा जो है आपके लिए एक मौका है कि आप 7000 प्रश्नों को कर पाएंगे बेहतर ढंग से। ठीक है, बाकी इसके अलावा इसमें जो है ये जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो बेसिकली बाइलिंगुअल होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है जो वर्तमान ट्रेंड है आपका आयोग का, उस बदलते हुए ट्रेंड के आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, ये सबसे अहम है कि जो ट्रेंड है आयोग का, यानी कि जो प्रश्नों के पूछे जाने की जो प्रकृति है आयोग की, उस प्रकृति के आधार पर दरअसल आपको प्रश्न दिए जाएं, ताकि आपकी जो समझ हो क्या हो, विकसित हो पाए। इसके अलावा आप सभी को पता होगा कि बेसिकली इसमें 3 टाइम्स आपका रिवीजन किया जाएगा, जो कि आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 3 टाइम्स कंप्लीट जो है रिवीजन आपको किया जाएगा, जिसमें टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज आपको डेली टारगेट दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सॉल्व और अनसॉल्व पीडीएफ एवरी टेस्ट की मिलेगी, सभी टेस्ट की सॉल्व और अनसॉल्व दोनों पीडीएफ मिलेगी। 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन में दिया जाएगा। 15 फुल सिलेबस टेस्ट दिया जाएगा, जिसमें से 3000 क्वेश्चंस होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे, अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये रिवीजन करने के लिए, आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेहतर प्रोग्राम है। और मुझे लगता है कि इसमें आपको पार्टिसिपेशन जरूर करना चाहिए, ताकि आपको जो है अंतिम सफलता हर हाल में मिलना सुनिश्चित हो सके। तो अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस अपनी करना चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो इसके लिए व्हाट्सएप पर आप टाइप करिएगा। क्या टाइप करना है आपको व्हाट्सएप पर टाइप करना है वीडियो टेस्ट, और वीडियो टेस्ट लिख करके आपको संस्थान के दिए गए नंबर पर भेज देना है, जिसमें से पहला नंबर है आपके लिए व्हाट्सएप 9506742546, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको हो गई। अगर आपको जो है सफलता अर्जित करनी है तो प्लीज आप लोग इस प्रोग्राम से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो हम डेली काम करते हैं और जो डेली आपको करना होता है वो क्या है? वो है रिवीजन। क्योंकि बिना रिवीजन के भाई साहब सिलेक्शन ले पाना बहुत मुश्किल है। मैं हर दिन मैं यही बात आपसे कहता हूं कि आप भले ही कम से कम पढ़ें, लेकिन रिवीजन दरअसल आपके लिए क्या है, बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जब परीक्षा हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे और क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा, तो क्वेश्चन तो आपका पढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन दरअसल चूंकि आपने रिवीजन नहीं किया होगा, वहां पर कंफ्यूजन की स्थिति में सारे प्रश्न दरअसल आपके गलत होते हुए चले जाएंगे। तो यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। राइट, चलिए तो फटाफट आप लोग अपनी आंखों को बंद करिए। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ूं, तुरंत आपके मन मस्तिष्क में आपको उसका उत्तर आ जाना चाहिए, या फिर आप चाहें तो सामने कॉपी और पेन लेके बैठें। और कॉपी पेन तो वैसे भी लेके बैठना होता है, लेकिन इन रिवीजन करते समय इसके आप लोग तुरंत फटाफट जो है क्या करिएगा, उसका उत्तर लिखने की कोशिश करिएगा कि जो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं उसका उत्तर क्या होगा। फिर देखिएगा क्या कि आप सही हैं या गलत हैं। राइट, चलिए तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए किस संस्था के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से धोखाधड़ी से बचो अभियान की शुरुआत की है? तो वो कौन सी संस्था है? वो है आपकी मेटा। आप लोग मेटा के बारे में जो है बखूबी जानते होंगे। इसके अलावा भारत की
अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी पहुंच गई है भाई साहब? वो पहुंच गई है 200 गीगावाट। और इसमें हमने आपको अक्षय ऊर्जा के मामले में हमने आपको स्टेट बताया था कि पहला, दूसरा, तीसरा स्टेट कौन सा है। तो पहला स्टेट हमने आपको कौन सा बताया था? पहला स्टेट हमने आपको राजस्थान बताया था, अगर आपको याद होगा। दूसरा स्टेट आई थिंक गुजरात था और तीसरा शायद आपका तमिलनाडु था। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा, या अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरा बताइएगा कि अक्षय ऊर्जा के मामले में प्रथम 3 स्टेट कौन कौन से हैं। मेरे अकॉर्डिंग शायद राजस्थान है, गुजरात है और तमिलनाडु है। आप जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही हूं या मैं गलत हूं, प्लीज कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे भाई साहब? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये होंगे न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, और हमने आपको यही बताया था कि ये किस नंबर के होंगे। तो ये 91 नंबर के होंगे, यानी 51 होंगे, ठीक है। 50वें नंबर के चंद्रचूड़ जी हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक है। और हमने आपको टास्क भी दिया था कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो हमने आपसे कहा था कि टास्क की आप कॉपी बनाइएगा, उस टास्क वाली कॉपी में आप लोग चीजों को लिखते रहिएगा, जो मैं आपको होमवर्क देता हूं आपको डेली, यानी कि जो मैं टास्क देता हूं, ठीक है। तो अगर आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में नोट्स बना लिया होगा या पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने कार्य नहीं किया है तो प्लीज आप लोग उसको कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है विश्व एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, आप सभी लोग को पता होगा। और एनेस्थीसिया का उपयोग किस लिए किया जाता है? एनेस्थीसिया का उपयोग किया जाता है बेहोश करने के लिए, अर्थात जब भी कोई बड़ा ऑपरेशन करना होता है या जब भी कुछ ऐसा कार्य करना होता है जहां पर पेन होता हो आपको, ऐसी स्थिति में दरअसल आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आप बेहोश हो जाए। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? कि ताकि लोग एनेस्थीसिया के बारे में जागरूक हो सके, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित 23वीं एससीओ, अर्थात जिसको क्या बोलते हैं, संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं। तो इसकी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया भाई साहब? तो वो किया गया था एस जयशंकर के द्वारा, यानी कि एस जयशंकर जी जो 23वीं एससीओ की बैठक जो कि पाकिस्तान में आयोजित हो रही है, वहां पर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप सभी लोगों को पता होगा। जाना आप जो है प्रधानमंत्री मोदी को था, लेकिन वो नहीं गए, तो उनकी जगह पर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी गए, राइट। इसके अलावा सितंबर माह में आयोजित उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में कहां पर एक औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी? तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र में की गई थी। और माननीय योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, उन्होंने दरअसल ये घोषणा की थी। नेक्स्ट है हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता निकिता पोरवाल ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मलावी के राष्ट्रपति हैं कौन? लाजारस चाकवेरा हैं। और मलावी के राष्ट्रपति चर्चाओं में क्यों, या मलावी देश चर्चाओं में क्यों है? बिकॉज ऑफ जो आपके राष्ट्रपति हैं भारत की, द्रौपदी मुर्मू जी, वो दरअसल यहां की यात्रा पर थी, ठीक है। तो और कौन कौन से देश की यात्रा पर थी अभी हाल ही में अक्टूबर में, जरा वो भी मुझे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था बहुत आसान सा, कि बताइए भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाती है किनके द्वारा की जाती है भाई साहब? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? बहुत आसान सा है और इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है भाई साहब, बहुत कंफ्यूजन होता है। और कई लोगों ने उत्तर गलत भी दिया है, ठीक है। राज्यपाल दिया है जो कि नहीं होगा। फिर से आप लोग ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, और जो हाई कोर्ट होते हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? जरा एक बार प्लीज पढ़िएगा, मैं बताऊंगा नहीं, किताब आज जरा खोलिएगा और इसको डिटेल्स में पढ़िएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत पूछते हैं और यहां पर बहुत कंफ्यूजन आपको होता है, ठीक है। बाकी मुख्य परीक्षा में जो कॉलेजियम व्यवस्था है वहां पर भी प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, राइट। तो इनके अधिकार क्या होते हैं, बाकी क्या क्या कुछ चीजें होती हैं, अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनकी अर्हताएं क्या होती हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को एक बार प्लीज पढ़ लीजिएगा। एक प्रश्न हर हाल में बनता ही बनता है, यहां से पूछता है। अब ये सब जो मैं बातें कह रहा हूं भाई साहब, प्लीज मेरी बात को, मैं बहुत रिक्वेस्ट करके मैं कहता हूं आपसे कि प्लीज मेरी बातों को मान लिया करो। मैं फिर से बहुत हम्बली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर रहा हूं कि जो मैं कहा करूं उसको तुरंत उस समय कर लिया करो, या वीडियो जब फिनिश हो जाए तो उसके बाद कर लिया करिए, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सपीरियंस हैं, कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं जानता हूं कहां कहां पर प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वही मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं करंट पढ़ा कर फट से निकल नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप हर उस क्वेश्चन से के टच में रहें जहां से प्रश्न आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि करंट के साथ साथ में आपका जीएस भी क्या हो, रेडी होता रहे। इसीलिए मैं आपको टास्क देता हूं और इसीलिए मैंने आपको टास्क की कॉपी बनवाई है, और इसीलिए मैंने यूपीपीएससी मेंस के लिए भी मैंने आपको कॉपी बनवाई है कि लक्ष्य करंट ही नहीं है बल्कि करंट अफेयर्स के साथ में अंतिम रूप से आपका चयन सुनिश्चित हो सके। इसलिए मैं आपको सारी चीजें बताता रहता हूं। तो ठीक है, अगर आपको लगती है मेरी बातें खराब लगती हैं तो आप चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर सुन करके उस पर काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको उस पर
फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज का पहला प्रश्न क्या है कि पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र नामक पहल की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? पर्यटन मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। तो इसका उत्तर मुझे नहीं लगता कि आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि सामने जो है आपके सामने क्या है, पर्यटन शब्द यहां पर दिया गया, तो निश्चित तौर पर पर्यटन मंत्रालय हो सकता है इसका उत्तर, और पर्यटन मंत्रालय ही उसका उत्तर है। ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं इसकी। तो पर्यटन दीदी और पर्यटन मित्र नामक पहल की शुरुआत दरअसल पर्यटन मंत्रालय के द्वारा की गई है, आप लोग को पता होगा। और उद्देश्य क्या है? पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाना। इस पहल के अंतर्गत महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को इसे लॉन्च किया गया था। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है, यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बताइए विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आप तुरंत उत्तर देंगे दरअसल विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर था, 27 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय फिल्मों की तारीफ की है और तारीफ करते हुए कहा कि उनके देश में भारतीय फिल्मों के वितरण को बढ़ाया जाएगा? कौन सा ऐसा देश है जो भारतीय फिल्मों को लेकर के आकर्षित है? देश कौन कौन से हैं? नेपाल है, अमेरिका है, रूस है, उत्तर कोरिया है। बताइए जल्दी जल्दी किस देश के राष्ट्रपति ने तारीफ की है? तो वो देश कौन सा भाई साहब? वो देश आपका बहुत ही मित्रवत देश है। हालांकि मित्रवत देश तो आपका नेपाल भी है, प्रेजेंट टाइम में अमेरिका भी है, उत्तर कोरिया को आप निगलेक्ट कर सकते हो, और रूस भी है। इनमें से जो सबसे बेहतर दोस्त है वर्तमान में वो कौन सा है? रूस है। रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, उन्होंने तारीफ की है भारतीय फिल्मों की। उन्होंने कहा है कि दरअसल जो वहां पर फिल्में हैं वो बढ़ाई जाएंगी, और उसके लिए आपको बता दूं कि दरअसल रूस में भारतीय फिल्मों के लिए एक अलग से चैनल भी जो है वहां पर बनाया गया है। राइट, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो रूस में भारतीय फिल्मों को समर्पित एक विशेष चैनल भी है, और उसके लिए दरअसल यहां पर उन्होंने तारीफ की है और कहा कि भैया हम वहां पर इसके प्रसारण को बढ़ाएंगे रूस में। ठीक है, नेक्स्ट है 16वें ब्रिक्स का आयोजन कहां पर किया गया? न्यूयॉर्क अभी आयोजन किया जा रहा है, आपको पता होगा। तो न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, बीजिंग या फिर कजान? जल्दी मुझे बताओ। और ब्रिक्स भैया आपके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ब्रिक्स पर क्या? ब्रिक्स पर BRICS कितनी कंट्री है? 5 कंट्री होती है इसमें। ब्रिक्स कि जो है ब्रिक्स आपके मुख्य परीक्षा में शॉर्ट नोट्स भी लिखने के लिए यहां पर आता है। ठीक है, और ब्रिक्स पर क्वेश्चन भी अक्सर आपसे पूछता है। तो ब्रिक्स का जो अभी 16वां जो ब्रिक्स समिट हो रहा है वो कहां पर आयोजित हो रहा है? न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली या फिर बीजिंग या फिर कजान? तो फिर ये कजान, कहां पर? ये कजान में आयोजित हो रहा है, रूस के कजान में। और जो है इसमें क्या होगा? बी से क्या हो जाएगा? ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से क्या? चाइना, और एस से क्या? साउथ अफ्रीका। 5 देशों के भाग होते हैं, और 5 देशों के नाम अक्सर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। राइट, तो इसको भी ध्यान रखना है आपके। तो सेम पहला पॉइंट वही है, थीम याद कर लो कि वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। ये इस बार की थीम है, यानी कि 16वें ब्रिक्स का आयोजन रूस के कजान में, रूस के कजान में। तो आपके ऑप्शन में रूस भी हो सकता है और आपके ऑप्शन में कजान भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं रहना आपको। ठीक है, ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, ठीक है, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों का क्या है? एक समूह, यानी कि BRICS और S। ठीक है, इसके अलावा इस सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक होगा? ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। कई बार डेट पूछ लेता है, तो आपको तुरंत याद रखना है कि 22 से लेकर के 23 अक्टूबर के मध्य में, 22 से 23 अक्टूबर 2024 के मध्य में दरअसल इसका आयोजन किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय के देवी की मूर्ति में कुछ परिवर्तन किया गया है। यह परिवर्तन क्या है? बहुत आसान सा प्रश्न है, हालांकि लेट हो गया मुझे प्रश्न को जो है उसमें लिखने में, लेकिन फिर भी आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। परिवर्तन क्या किया गया भैया? सब भैया लोग जरा बताइएगा मुझे इसका आंसर। ए ऑप्शन है कि हाथ में तलवार की जगह पर संविधान को रखा गया है, या फिर हाथ से तराजू को हटा दिया गया है, या फिर हाथ में तलवार की जगह चक्र दिया गया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर बताइए फटाफट कि क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? प्लीज आप लोग रिप्लाई करिए फटाफट। इसका उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ए, यानी कि हाथ में जो तलवार थी उसकी जगह पर क्या किया गया है? संविधान को रखा गया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस को दरअसल प्रदर्शित किया गया है। जो वर्तमान CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जो भारत के, उनके पहल पर दरअसल ये इसमें परिवर्तन किया गया है। और एक परिवर्तन और किया गया है, जैसा कि आप लोग यहां पर इमेज में देख पा रहे होंगे। पहले यहां पर न्याय की देवी पर क्या होता था? यहां पर ब्लैक कलर की पट्टी पहले बंधी रहती थी, ठीक है, और इसी के आधार पर
एक गाना भी आया था, ये एक अंधा कानून, आप लोग शायद जानते होंगे, और अंधा कानून कहकर इस पर कमेंट भी किया था। बट अब क्या है, अब यहां पर जो न्याय की जो देवी हैं, इनके इस फेस पर क्या किया गया है, जो ब्लैक पट्टी हुआ करती है इसको हटा दिया गया है, और यहां पर जो उनके हाथ में पहले तलवार हुआ करती थी लटकती हुई, दरअसल उसको हटा करके यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को अर्थात संविधान को रखा गया है। अर्थात न्याय के लिए संविधान का होना बहुत जरूरी है, इसलिए दरअसल यहां पर यह है, और न्याय से यहां पर पट्टी को हटा लिया गया ताकि क्या है कि जो है ये सब कुछ साफ साफ देख पाती हैं, ऐसा नहीं कि वो अंधी वाला टाइप का है समथिंग। ठीक है, तो ये एक अच्छी पहल अपने आप में अच्छा माना जाएगा। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। पहला पॉइंट, हाथ में तलवार की जगह पर संविधान को रखा गया है, ठीक बात है, और आंखों से पट्टी को हटा दिया गया। दो बड़े परिवर्तन इसमें किए गए हैं। दाएं हाथ में तराजू का क्या अर्थ है, समाज में बराबरी का प्रतीक है। ठीक है, इक्विवेलेंट, देखो बराबर है, ऐसा नहीं कि नीचे और ऊपर है, बराबर है, अर्थात समाज में सभी लोग क्या हैं, बराबर हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को समान जो है न्याय प्रदान किया जाएगा। ये इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। इसका मतलब इसके हाथ में न्याय की देवी की मूर्ति किसकी कलर की है, सफेद कलर की ये मूर्ति बनाई गई है, आप लोग जानते होंगे, और यहां पर जो है एक वर्गाकार जो प्लेट है उसके ऊपर जो है इनको इस पर रखा गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको दरअसल विशेष तौर पर ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर किया जाएगा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल में, जल्दी बताइए। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब आपके लिए प्रश्न। ठीक है, और आज के जो भी जितने प्रश्न हैं सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। ओके, तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां पर किया जाएगा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल। तो भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि ओडिशा। ठीक है, चलो व्याख्या देखते हैं इसकी हम लोग। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन ओडिशा के भुवनेश्वर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ओडिशा और उड़ीसा के भुवनेश्वर, तो ऑप्शन में या तो ओडिशा हो सकता है या फिर भुवनेश्वर हो सकता है। सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, और कब होगा इसका आयोजन भैया, तो इसका आयोजन होगा भैया 8 से 10 जनवरी, ये 2025 होगा भाई साहब, ये 25 होगा, 24 नहीं 2025 होगा, 8 से 10 जनवरी 2025। ठीक है, चलो 2025 में दरअसल 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 8 से 10 जनवरी 2025। क्या है इसका मतलब, आगे क्या है इसका मीनिंग, कि प्रवासी भारतीय दिवस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की याद में मनाया जाता है। तो यह भी आपसे पूछ सकता है कि दरअसल इसके मनाने का उद्देश्य क्या है। तो अभी 2025 में दरअसल यह मनाया जाएगा 8 से लेकर के 10 जनवरी के मध्य में, कहां पर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, देश के विकास में प्रवासी जो भारतीय हैं उनके समुदाय के योगदान को चिन्हित करना। कब से मनाया जा रहा है ये प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये मनाया जा रहा है वर्ष 2003 से, याद रखिएगा। और 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था, और आई थिंक 2023 में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार। क्या 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के अंतर्गत प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर हिमाचल प्रदेश, जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, अभी इसका जो है आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें जो प्रथम स्थान पर जो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का जो राज्य है वो बेसिकली कौन सा है, उड़ीसा है आपका। क्या है, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या हम लोग। तो सी ऑप्शन क्या है, सही है, यहां पर हमने आपको बताया। तो फिर 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन है, उड़ीसा। ठीक, याद रखिएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा कि आज जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि मेरे द्वारा कराए गए प्रश्न सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब मैं कहा करूं कि भैया ये इंपॉर्टेंट है तो उसको प्लीज आप लोग बिल्कुल भी निगलेक्ट मत किया करिएगा। ओके, और आपको पता होगा इसीलिए मैं ज्यादा प्रश्न बिल्कुल नहीं कराता हूं। कई बार शिकायत मेरे पास आती है कि सर 10 प्रश्न करो, सर 11 करो, इतना करो। भाई साहब जितना कराता हूं ना उतना कर लो, उसको डाइजेस्ट कर लो, फिर मुझसे मिलना। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रश्न कितने कराए जाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है कि नहीं जरूरी है। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़े जा रहे हो, आना वाना कुछ है नहीं उससे, बिना मतलब दिमाग। इसलिए कम पढ़ो जो एग्जाम में आए, बजाय इसकी कि क्वालिटी उस पर क्वांटिटी पर ध्यान दो। क्वांटिटी पर आपको फोकस नहीं करना है बल्कि क्वालिटी पर फोकस करना है। कम पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, जो पढ़ो दिमाग में उतर जाए और वही लिख के आ जाओ, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टिक लगा चलाओ, सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, चलो
और एक बात और, जहां पर प्रश्न आपको ज्यादा देखने को मिलते होंगे वो प्रश्न पुराने भी होते हैं, ठीक है, फ्रेश क्वेश्चन नहीं होते हैं। यहां पर मोस्टली सारे क्वेश्चन, लगभग इक्का दुक्का क्वेश्चन ओल्ड में डाल देता हूं, नहीं तो बाकी सभी क्वेश्चन अपडेटेड होते हैं, तुरंत उसी दिन के 1-2 दिन पहले के होते हैं। याद रखना इस बात को मेरे, ठीक है, ये प्रश्न पुराने मेरे नहीं होते, इसलिए 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं और 8 क्वेश्चन में कई सारे प्रश्न और मिलते हैं, व्याख्या के अंतर्गत मिलते हैं, ठीक है। तो 8 का मतलब कम से कम 20-22 क्वेश्चन होते हैं आपके लिए। चलो, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 22 अक्टूबर को, डेट याद रखिएगा, 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, नंबर ये भी याद रखना कौन सा है, 5वां है, तो 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा ने प्रथम स्थान हासिल किया है, द्वितीय स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश है, और तृतीय स्थान पर कौन है, गुजरात है, और पुदुचेरी संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर जो है ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि उत्तर प्रदेश क्या है, दोबारा देख लो, उड़ीसा ने प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि उत्तर प्रदेश दूसरे, और गुजरात तथा पुदुचेरी, यानी कि गुजरात और जो पुदुचेरी है वो संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर है। तो कंफ्यूज मत रहना, ठीक है, ये दोनों जो हैं स्टेट हैं, जो हैं वो क्या हैं, अपने आप में तीसरे स्थान पर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए देश भर से ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को चुना जाता है जो सरकार के जल समृद्ध भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य और प्रयास कर रहे हैं। विश्व जल दिवस की अगर बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूजन में गलत करके चले आते हो, ठीक है, नहीं करना है गलत, इस बार याद रखना है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। इसको याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है कि भाई मार्च में क्या होती है, होली होती है, और होली क्या है, होली बेसिकली पानी का त्यौहार है, जल का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, तो जल का यूज इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब कि अगर जल दिवस की बात होती है तो आपको याद रखना है कि यह मार्च में होता है, और मार्च में 22 तारीख आपको याद रखनी है, क्योंकि अक्सर होली लास्ट में पड़ती है, मतलब 22 मार्च, ठीक है, अंतिम सप्ताह। विश्व जल दिवस 2024 की थीम की अगर बात करते हैं कि 2024 में विश्व जल दिवस की थीम क्या थी, तो वो थी शांति के लिए जल, याद रखना। और भाई साहब वाटर कंजर्वेशन पर आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए। मैंने कई बार कहा है कि जब भी आप रोड पर जाइए, सड़क पर जाइए, अगर कहीं आपको टैप से पानी गिरता हुआ अगर नजर आता तो प्लीज वहां पर क्या करिए, आप लोग उस टैप को बंद कर दिया करिए। नहाते समय भी ये नहीं कि पानी गिर रहा है, आप लोग नहा रहे हो या ब्रश कर रहे हो, टंकी खोल दिए, पानी गिर रहा है, ऐसा नहीं करना है। ब्रश करते समय आप लोग ब्रश करते रहिए, और पानी जब लेना हो तो लीजिए, मग्गे में, जग में लीजिए, उसका इस्तेमाल करिए, टैप को बंद कर दीजिए, ठीक है। तो ये सब बातें छोटी छोटी ध्यान रखनी है आपको, पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, जल संरक्षण करिए, नहीं तो भैया अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए ही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल ही जीवन है, ऐसा नहीं कहा गया है, जल के बिना कुछ नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात नियंत्रक दिवस कब मनाया जाता है, 15 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। तो ये बेसिकली जो अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात नियंत्रक दिवस है बेसिकली 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मनाए जाने की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत दरअसल 20 अक्टूबर 2012 को की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। यह दिवस विमानन उद्योग के उन गुमनाम नायकों को याद करने का दिन है जो लोगों की हवाई यात्रा को सुरक्षित और कुशल बनाना सुनिश्चित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। और उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, यह भी हमने आपको बताया था, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के बारे में बताया था। तो जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि उत्तर प्रदेश महिला जो आयोग है उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन बने थे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो किसको बनाया गया अध्यक्ष अभी हाल ही में, विजया किशोर रहाटकर को, पूजा सोनकर को, अर्चना सिंह को, इनमें से कोई नहीं। जल्दी मुझे इसका आंसर बताइए आप लोग फटाफट। तो इसका जो सही उत्तर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजया किशोर रहाटकर को भी हाल ही में राष्ट्रीय नेशनल विमेन कमीशन का अध्यक्ष या प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट सेम है, इट इज वही। दूसरा पॉइंट क्या कि वो महाराष्ट्र महिला आयोग के अध्यक्ष भी रही हैं, और इसके अलावा वह औरंगाबाद की महापौर के रूप में भी वो कार्य कर चुकी हैं। सामने आप इमेज यहां पर उनकी देख पा रहे होंगे, ओके। नाउ अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग को देना है। प्लीज मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज्यादा ज्यादा इसका उत्तर देंगे। प्रश्न क्या है कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम पूछा गया है। बताइए, वैशाली में, श्रावस्ती में, या कौशाम्बी में, या फिर राजगृह में, ठीक है। जल्दी मुझे इसका आंसर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, कमेंट करके आप लोग प्लीज इसका उत्तर जो है मुझे बताइएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न है जिसकी प्रैक्टिस आपको घर पे करनी होती है, कॉपी इसकी आप लोग एक अलग से बना लीजिएगा। टिप्पणी लिखनी है आपको किस पर, राष्ट्रीय महिला आयोग पर और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर।
दो चीजों पर आपको टिप्पणी लिखनी है, लिखिएगा। और इसके बारे में प्रश्न यहां से प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है भैया, तो आप लोग इसको दोनों के पॉइंट ऑफ से क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। टास्क आज आपका यही है कि इसके बारे में आपको जो है क्लियर करना है चीजों को अच्छे तरीके से, राइट। तो चलिए फिर ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज फिर से मैं कहता हूं कि इस वीडियो को क्या करिएगा, आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपको कोई सुझाव चाहिए, कोई प्रॉब्लम हो, आप निश्चिंत होकर के बिना किसी संकोच के आप लोग जो है अपनी प्रॉब्लम को मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स को मैं देखता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि मैं सभी कमेंट्स को देखता हूं, कभी कभी रिप्लाई कर देता हूं, कभी कभी नहीं कर पाता हूं, ठीक है, लेकिन कमेंट्स में पढ़ता सभी के हूं। कोई समस्या अगर आपको आरओ से संबंधित है, पीसी से संबंधित है, तो आप लोग जो है मुझसे जुड़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। समय बहुत कम बचा है आपके पास, दिसंबर में आपकी परीक्षा प्रस्तावित है, आप सभी लोगों को पता होगा। ऐसे में दरअसल ये समय आपके लिए, अपने लिए है, ठीक है। सब कुछ छोड़ दीजिए, सारी चीजों को डिसाइड कर दीजिए और लग जाइए, सारा दमखम लगा दीजिए। यानी कि जितनी मेहनत आपने अभी कभी नहीं की हो, क्योंकि ध्यान रखिएगा पीसीएस में भी सीटें लगभग 1000 समथिंग हैं, सुनने में जो आ रहा है 1000, और आरओ में भी अच्छी सीटें हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। ये अब आपको तय करना है कि आपने समय को वेस्ट कर देना है या समय का सदुपयोग करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लेना है। तो बाकी मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है आपको, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।